Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो एंड वेलकम टू महेशन आईएएस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के पैटर्न को डिकोड करेंगे। यूपीएससी के पैटर्न को डिकोड करना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए ताकि हर वो बच्चा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है, यूपीएससी के प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहा है, वो पूरे यूपीएससी को समझ पाए। वो समझ पाए कि यूपीएससी का एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो समझ पाए कि यूपीएससी में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, वो समझ पाए कि यूपीएससी का एग्जाम कितने मार्क्स का होता है। ये एक ऐसा वीडियो है जिस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो यूपीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी को समझने के लिए आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम यूपीएससी के पूरे पैटर्न को डिकोड करेंगे, साथ ही साथ हम सिलेबस को समझेंगे, और अगर टाइम बचा हमारे पास तो हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को भी देखेंगे। हर वो बच्चा जो भी क्लास 12th में है, क्लास 10th में है, वो इस वीडियो को देख सकता है, उसके लिए वीडियो है। हर वो बच्चा जो अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है और यूपीएससी को प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है, ये उसके लिए वीडियो है। हर वो बच्चा जो जानना चाहता है कि यूपीएससी का एग्जाम होता कैसा है, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, लेकिन यूपीएससी की तरफ अपना रुख मोड़ रहा है या फिर मन बना रहे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो उसको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस एक वीडियो में मैं पूरे यूपीएससी के पैटर्न को लिख के बाकायदा हैंड रिटन फॉर्म में हम उसको डिकोड करेंगे और समझेंगे कि यूपीएससी का एग्जाम होता कैसा है और ये यूपीएससी चीज क्या है। बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, ताकि टेंथ क्लास का बच्चा हो या फिर 12th क्लास का बच्चा हो, दोनों लेवल के बच्चे हो या फिर ग्रेजुएट हो, वो सारे इस वीडियो को समझ पाएं और देख पाएं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखो, इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूपीएससी को समझने के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये यूपीएससी है क्या। देखो, यूपीएससी का जो फुल फॉर्म है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहो या फिर संघ लोक सेवा आयोग कहो, ये दोनों नाम से हमारा ये जाना जाता है। यूपीएससी फिर है क्या। यूपीएससी के बारे में अगर देखना है तो एक हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 315। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी करना। आर्टिकल 315 को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आप यूपीएससी के बारे में जानोगे। ये हो सकता है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, ये हो सकता है आप साइंस बैकग्राउंड के हो सकता है आप आर्ट्स बैकग्राउंड के ना हो, या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड के भी हो तो आपको आर्टिकल 315 के बारे में पता ना हो। आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया है। जो चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई जाती हैं उनको हम एक नाम से जाते हैं, उनको नाम से किस नाम से जानते हैं, उसका नाम से जानते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यानी कि हमारा ये जो यूपीएससी है वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था क्यों है, क्योंकि इसका उल्लेख, इसका जिक्र, इसको मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 315 में। और भी बहुत सारी बॉडी होती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, तो ऐसे बहुत सारी बॉडीज होती हैं। वैसे ही ये जो हमारा बॉडी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। साथ ही साथ इसको हम लोग एक कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ये कमीशन भी है, एक आयोग भी है। ये बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। क्या करवाती है, कंडक्ट कराती है। आपने सुना होगा एनटीए का नाम सुना होगा आपने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपने एसएससी का नाम सुना होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है। हालांकि ये भी जो है, एनटीए भी बहुत सारे एग्जाम कराती है, जेई मेंस का एग्जाम कराती है एनटीए, नीट का एग्जाम कराती है, यूजीसी नेट का एग्जाम कराती है, अंडर ग्रेड कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि प्रोफेसर के लिए हमारे एग्जाम्स होते हैं, उनको कराती है एनटीए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम एनटीए कराती है। एसएससी भी बहुत सारे एग्जाम कराता है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, बहुत सारे एग्जाम कराता है। लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस है। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि एसएससी में और यूपीएससी में क्या डिफरेंस है। एसएससी कौन सी बॉडी है, क्या एसएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या एसएससी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये किस तरह की संस्था है। कर्मचारी चयन आयोग, जिसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं, ये किस तरह की संस्था है। तो एसएससी और यूपीएससी में क्या डिफरेंस है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अभी आपने क्या समझा कि यूपीएससी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और साथ ही साथ यूपीएससी एक कमीशन भी है जो कि बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। तो अभी आप मुझसे पूछोगे कि सर कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है हमारे इंडिया में। सबसे पहले एक बात ये जान लो कि इंडिया में कोई भी यूपीएससी का एग्जाम नहीं होता। यूपीएससी का ऐसा कोई एग्जाम होता नहीं है। यूपीएससी तो एग्जाम कराती है। जैसे कि अगर आपने सुना होगा 12वीं लेवल पे एक परीक्षा होती है, इसका नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है उसका एग्जाम जो है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है 12th लेवल पे। वैसे ही अगर आपको सीडीएस का नाम आपने सुना होगा, सीडीएस का भी एग्जाम जो है यूपीएससी ही कराती है। वैसे ही आपने अगर सीएपीएफ का नाम सुना होगा,
सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, तो वो भी जो है सीएपीएफ का एग्जाम भी हमारा यूपीएससी ही कराती है। वैसे ही ईपीएफओ का नाम सुना होगा आपने, ईपीएफओ, ये एग्जाम भी हमारा यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है। वैसे ही और भी एग्जाम है, आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, बहुत सारे एग्जाम हैं ऐसे जो कि यूपीएससी हमारी कंडक्ट कराती है। यानी कि यूपीएससी एक ऐसी संस्था है, यूपीएससी एक ऐसा आयोग है जो कि बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट कराती है। आप जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? फिर उसका नाम है सिविल सेवा, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम, इसको हम लोग कहते हैं यूपीएससी सीएससी। यूपीएससी सीएससी एग्जाम का नाम है यूपीएससी सीएससी, यानी कि हम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसको कंडक्ट कराती है यूपीएससी। यहां तक क्लियर है? तो ये बातें समझने के बाद अब हम नेक्स्ट जो चीज है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और वो क्या चीज है? वो क्या चीज है? हमें क्लियर हो गया कि हमारे एग्जाम का नाम है यूपीएससी सीएससी, ठीक है। ये जो एग्जाम है हमारे यूपीएससी सीएससी का, ये हर साल होता है, हर साल, एवरी ईयर। इसका जो नोटिफिकेशन है वो लगभग जनवरी के महीने में देखने को मिलता है। जनवरी के महीने में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है फॉर्म भरने की डेट शुरू हो जाती है। लगभग 15 से 20 दिन फॉर्म भरने के लिए आपको मिलेंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको सिर्फ 100 रुपए देने हैं, सिर्फ 100 रुपए देने हैं आपको फॉर्म भरने के लिए। 2025 से पहले तक कोई भी व्यक्ति जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है या फिर कर रहा होगा, उसको ये फॉर्म भरने में लगभग आधे घंटे या 30 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट लगते थे। लेकिन 2024 के बाद से 2025 के बात करें तो 2025 में इस फॉर्म को भरने में लगभग 1 से 2 घंटे लग रहे थे बच्चों को। कारण क्या है? तो कारण आप कमेंट सेक्शन बताओ कि ऐसा क्या हुआ 2024 में, ऐसा क्या हुआ 2025 से पहले कि यूपीएससी ने अपने पूरे फॉर्म भरने के प्रोसेस को ही चेंज कर दिया। जो चीजें वो यूपीएससी मेंस के बाद पूछता था वो प्रीलिम्स में ही पूछ रहा है, यानी प्रीलिम्स के फॉर्म भरने में ही वो चीजें पूछ रहा है जो कि मेंस के बाद पूछता था। ऐसी क्या घटनाएं हुई हैं 2024 में, इसका जिक्र आप कमेंट सेक्शन में करके बताओ। थोड़ा हम भी देखें कि आपको कितना अवेयरनेस है करंट इवेंट से, और यूपीएससी के जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूपीएससी के बारे में आप इतना जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। तो आपको क्या करना है, 100 रुपए देके जो है आपको जनवरी में इसका फॉर्म फिल कर देना है। जितनी जल्दी अगर आप फॉर्म भरोगे उतना अच्छा होगा। अच्छा क्यों होगा? क्योंकि यूपीएससी के फॉर्म में ऐसा स्टेट पीसीएस जैसा नहीं होता। जैसे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम है उसमें फॉर्म फिल करोगे तो आपसे ये नहीं पूछते कि आप सेंटर कौन सा चाहते हो। तो सेंटर प्रेफरेंस स्टेट पीसीएस जैसे कि बीपीएससी में नहीं पूछता, लेकिन यूपीएससी की इस परीक्षा में आपको सेंटर प्रेफरेंस पूछेगा। तो जितना जल्दी अगर आप फॉर्म भरोगे उतना नजदीक का सेंटर आपको मिल जाएगा, और इससे क्या फायदा होगा, आपको लंबा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, और लंबा ट्रैवल नहीं करने से क्या होगा, आप रिलैक्स होकर एग्जाम को अपना दे पाओगे। तो बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप 1-2 दिन में जो है नोटिफिकेशन को पूरे अच्छे से पढ़ के, सारी चीजों को समझ के, अपने जो भी डिटेल्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स को आपको इकट्ठा कर लेना है। मैं तो कहूंगा कि आप फॉर्म भरने के डेट का इंतजार ना करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के हैं, नॉन क्रीमी कैटेगरी के हैं, तो उसके भी सर्टिफिकेट आपके पास रेडी होने चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं, तो उसके भी सर्टिफिकेट रेडी होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, साथ ही साथ आपके मार्कशीट, आपके सर्टिफिकेट्स भी रेडी होने चाहिए। आप जो है इसमें जो है एक यूपीएससी ने पिछले 2 साल में काफ़ी चेंज किया है, वो ये चेंज है कि आपकी जो फोटो होने चाहिए, जो फोटोग्राफ आप अपलोड करोगे वो लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। तो जैसे ही फॉर्म भरने का डेट अनाउंस होता है, आप उसके 1 या 2 दिन पहले का जो है फोटो आप क्लिक करवा लें, और तब उस फोटो को ले जाके सॉरी, उस फोटो को ले जाके आप पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म भर देना है आपको जनवरी में, और जनवरी में फॉर्म भरने के बाद आपको अपने मोड को चेंज कर देना है। इसके पहले तक आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ में कर रहे होंगे, लेकिन फॉर्म भरने के बाद आप मेंस स्पेसिफिक ना होकर पूरी तरीके से प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाएंगे। प्रीलिम्स ओरिएंटेड कहने का मतलब ये है कि 7 सब्जेक्ट जो कि हमारे प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 के हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और करंट अफेयर, ये 7 सब्जेक्ट हमारे जीएस पेपर 1 के, और 3 सब्जेक्ट हमारे जीएस पेपर 2 जिसको हम सीसेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें है हमारा क्वांट यानी मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसकी तैयारी में आपको लगना पड़ेगा। यानी फॉर्म भर दिया आपने, अब आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड होना पड़ेगा, क्योंकि अगला पड़ाव जो है वो प्रीलिम्स का ही है। और प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा वो कब होगा? मई में होगा, हर साल लगभग मई में। ये फॉर्म भरने की अगर तारीख देखा जाए, आई थिंक 22 जनवरी के आसपास जो है 2026 में है, 22 जनवरी के आसपास। आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना। यूपीएससी क्या करता है कि अगले साल किस तारीख को एग्जाम होने वाला है ये आपको 1 साल पहले बता देगा। जैसे कि 2026 में अगर 22 जनवरी को फॉर्म आने वाला है, ये मुझे आज कैसे पता चल गया 2025 के जुलाई महीने में? तो यूपीएससी अपना कैलेंडर
यूपीएससी अपना कैलेंडर जो है वो 1 साल पहले रिलीज कर देता है और बता देता है एस्पिरेंट्स को कि आप तैयार हो जाइए, ये कैलेंडर आ गया है, आपकी एग्जाम की तारीख निश्चित कर दी गई है और अब आप जो है प्रिपरेशन को जो है अपने स्पीड जो है बढ़ा दीजिए। तो हमने जनवरी में फॉर्म भर दिया और मई में जो है हम प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं। 2025 में ये एग्जाम जो है 25 मई को हुआ है, 25 मई को मई में प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है। अगले साल जो है ये 24 मई को होगा, यानी 2026 में 24 मई को शेड्यूल किया गया है प्रीलिम्स का एग्जाम। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। प्रीलिम्स के बाद जो अगला पड़ाव आएगा वो है हमारे मेंस का, और मेंस का जो एग्जाम है पिछले दो सालों से लगभग ये अगस्त में शेड्यूल हो रहा है। अगस्त में शेड्यूल हो रहा है, अगस्त में जो है आपका मेंस का एग्जाम देखने को मिलेगा अगले साल, ठीक है। उसके बाद से जो अगर हम लोग इंटरव्यू या अपनी पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें तो वो आपको जो है लगभग दिसंबर के महीने से, मैं एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूं, अप्रैल के महीने तक देखने को मिलेगा। दिसंबर से लेके अप्रैल के महीने तक आपको देखने को मिलेगा पर्सनालिटी टेस्ट। और अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या फिर मई के फर्स्ट वीक में, मई महीने के पहले हफ्ते में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको यूपीएससी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इसमें देखो एक चीज समझो आप, ये मैं क्यों बता रहा हूं, कारण बस इतना है कि इस एग्जाम को खत्म होने में, फॉर्म भरने से लेके रिजल्ट आने तक आपको इस एग्जाम के लिए लगभग 15 महीने देने पड़ेंगे। 15 महीने देने पड़ेंगे आपको इस एग्जाम के साइकिल को कंप्लीट करने में। 15 महीने के पहले अगर हम देखें तो लगभग आपको 1.5 साल की तैयारी, लगभग 1.5 साल की तैयारी लगेगी यूपीएससी में। अगर आप नॉर्मल एस्पिरेंट हैं, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो आपको 1.5 साल की तैयारी इस परीक्षा में लगेगी। अगर आप एक्सेप्शनल हैं तो हो सकता है आप 6 महीने में भी कर लें, हो सकता है आप 9 महीने में कर लें, और कुछ तो 3 महीने में भी कर लेते हैं। देयर आर मेनी टॉपर्स हु क्लेम दैट दे हैव प्रिपेयर फॉर द होल एग्जाम इन 3 मंथ, इन 6 मंथ। तो अगर आप एक्सेप्शनल स्टूडेंट हैं फिर तो आप किसी भी दिन में, किसी भी महीने में कर सकते हैं, आप 4 दिन में कर सकते हैं, 4 महीने में कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूं, तो उसको लगभग 1.5 ईयर यानी कि 1 साल 6 महीने इस प्रिपरेशन में लगेंगे। लगभग 1 साल हमारी जीएस की प्रिपरेशन और लगभग 6 महीने हमारा ऑप्शनल का प्रिपरेशन, यानी कि पूरा अगर साइकिल मिला दे तो ये लगभग 2.5 साल की पूरी तैयारी है। तैयारी और एग्जाम, यानी कि तैयारी करने स्टार्ट करने से लेके यूपीएससी के रिजल्ट आने तक, यानी कि 2.5 साल तो आपको इस परीक्षा में देने पड़ेंगे। पिछले काफी सालों से ये ट्रेंड चल रहा है कि बहुत सारे अभी बच्चे क्लास 10th पास करके, 12th पास करके, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। और ये काफी अच्छी बात है कि आप अर्ली टाइम में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने समय को बचा पाएंगे। बहुत सारे बच्चे अभी, पहले क्या होता था, कॉलेज खत्म किया, ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर्स कर लिया, तब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पिछले काफी सालों से बच्चे 12th के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दे रहे हैं। दे हैव स्टार्टेड रीडिंग द बेसिक बुक्स पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं, वो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत जैसे बुक्स, वो पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। तो इससे उनको एज मिल रहा है और काफी अर्ली एज में ही वो यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जितना जल्दी अगर आप स्टार्ट करो उतना अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि लगभग 2.5 साल तो आपको इस एग्जाम के साइकिल को कंप्लीट करने में और प्रिपरेशन, जीएस प्लस ऑप्शनल के प्रिपरेशन करने में आपको 2.5 साल लग जाएंगे। यहां तक चीजें क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर आप देखो यूपीएससी सीएससी, क्या नाम है इस एग्जाम का? यूपीएससी सीएससी। यहाँ पे एस जो है, एस का मतलब क्या है? तो एस का मतलब है सर्विसेज। अभी मैं बहुत सारे बच्चों से जब मैं ऑफलाइन में इंटरेक्ट करता था, जब हम ऑफलाइन में क्लासेस लेते थे, जब हम ऑफलाइन में मेंटरशिप देते थे, जब हम ऑफलाइन में काउंसलिंग लेते थे, तो मैं पूछता था कि क्या, किस चीज़ की तैयारी करने जा रहे हो? तो बच्चा कहता था आईएएस की तैयारी। ठीक है, अगर लेमैन की भाषा में बोले, आम बोलचाल की भाषा में बोले तो ठीक है, चल सकता है। लेकिन आईएएस कोई एग्जाम नहीं होते, आईएएस का कोई एग्जाम नहीं होता। ये तो आईएएस एक सर्विस है। जैसे मैंने बोला ना सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो वैसे ही आईएएस क्या है? एक सर्विसेज है। आईएएस की तरह और भी बहुत सारी सर्विसेज इस एग्जाम में है। लगभग 23 सर्विसेज हमें देखने को मिलती हैं इस एग्जाम में। वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं? कुछ फेमस सर्विसेज हैं जिसके नाम आप जरूर सुन रखे होंगे, जैसे कि कौन कौन सी हैं? तो आईएएस का नाम आपने सुन रखा होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आपने आईपीएस का नाम सुन रखा होगा, इंडियन पुलिस सर्विसेज। आपने आईएफएस का नाम सुना होगा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। आपने आईआरएस का नाम सुना होगा, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। अच्छा, आईआरएस जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है कस्टम एंड इनकम टैक्स, और एक होता है आईआरएस जीएसटी। आईआरएस जीएसटी और क्या है? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, ये भी एक सर्विस है। इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, ये भी एक सर्विस है। इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज, ये भी एक सर्विस है। उसके बाद से रेलवे में बात करें तो रेलवे में 3 सर्विसेज हैं, जैसे कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज। ये 3 सर्विसेज हमारी रेलवे की हैं। अभी जो है बाइफरकेट कर दिया गया है, पिछले साल में ये इकट्ठा हुआ करता था।
उसके बाद और भी सर्विसेज जैसे कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, अगर आपको दिल्ली में काम करना है तो उसका सर्विस है डेनिक्स, दिल्ली अंडमान निकोबार इंडियन सिविल सर्विसेज। अगर लगभग आपको सिविल में जाना है तो, अगर पुलिस सर्विसेज में जाना है तो डेनिप्स, डेनिप्स। वैसे ही पॉन्डिक्स भी होता है एक सर्विस, पॉन्डिक्स। तो लगभग ऐसे हमें 23 सर्विसेज देखने को मिलती हैं, और ये जो सर्विसेज हैं ये आपको अलॉट की जाती हैं। ये सर्विसेज कब अलॉट की जाती हैं? जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आपको सर्विसेज अलॉट की जाएंगी, और अलॉट किस बेसिस पे किया जाएगा? तो आपके रैंक के बेसिस पे सर्विस को अलॉट किया जाएगा कि आपका रैंक क्या है। रैंक के साथ साथ आपकी कैटेगरी भी डिटरमाइन करेगी कि आपको कौन सा सर्विस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी रैंक 70 है तो आप आईएएस आराम से इजीली बन पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी रैंक 150 है तो हो सकता है आप आईएएस ना बन पाए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। लेकिन अगर ओबीसी से होंगे और आपकी रैंक 150 है तो आप आईएएस इजीली बन जाएंगे। मैं एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूं, आप इसको लिटरली मत लेना, लेकिन ओबीसी से अगर आप हैं और आपकी रैंक 150 है तो आप इजीली जो है आईएएस बन जाएंगे। अच्छा, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, ठीक है, और आपकी रैंक 400 भी है तो भी आप आईएएस बन जाएंगे, लेकिन अगर ओबीसी से होंगे तो नहीं बन पाएंगे, जनरल कैटेगरी से हैं तो नहीं बन पाएंगे। लेकिन एससी एसटी से हैं और आपकी रैंक 300 400, मान लो 300 ही है, तब भी आप आईएएस बन जाओगे। आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, तो आप 500 पे भी हो सकता है आईएएस बन जाए। तो ये जो है ये मतलब चेंज होते रहता है बेस्ड ऑन द मतलब कितनी वैकेंसीज है और सीट्स कितने खाली हैं, उसके बेसिस पे मैं ये एक रफ एस्टिमेट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि आपकी कैटेगरी डिसाइड करेगी कि आपको सर्विस कौन सा मिलेगा, आपका रैंक डिसाइड करेगा कि आपको सर्विस कौन सा मिलेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी रैंक जो है वो बिलो 70 बिलो 80 ही आए अगर आपको आईएएस बनना है तो, ठीक है। तो रैंक और कैटेगरी मिला के हमें सर्विसेज मिलती हैं। रैंक और कैटेगरी मिला के हमें एक और चीज मिलती है और उसका नाम है कैडर। अच्छा, कैडर क्या चीज है? तो ये चीज जानो, ये जो सर्विस है ना, ये 3 तरह की सर्विस होती है। कितने तरह की सर्विस होती है? 3 तरह की सर्विस होती है। सबसे पहले आता है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है? ये कमेंट सेक्शन में बताओ, ये जो सर्विसेज हमने लिखी है क्या आईएएस ऑल इंडिया सर्विस है, क्या आईपीएस ऑल इंडिया सर्विस है, क्या आईएफएस ऑल इंडिया सर्विस है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन सर्विसेज में, ये 23 सर्विसेज में कौन कौन से ऐसे सर्विसेज हैं जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं। दूसरी सर्विस कौन सी है? तो दूसरी है हमारी सेंट्रल सर्विसेज। सेंट्रल सर्विसेज में भी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि इसमें से कौन सी ऐसी सर्विस है। क्या इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ये क्या ये सेंट्रल सर्विस है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तीसरा कौन सा सर्विस है? तीसरा है हमारा ग्रुप बी सर्विस। ग्रुप बी सर्विस जैसे कि अगर मैं पूछूं कि डेनिक्स, क्या डेनिक्स ग्रुप बी सर्विस है? क्या डेनिप्स ग्रुप बी सर्विस है? क्या पॉन्डिक्स ग्रुप बी सर्विस है? डेनिक्स, दिल्ली अंडमान निकोबार, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं, ये स्टेट नहीं है। तो क्या यहाँ पे ग्रुप बी सर्विस चलता है? क्या इसको हम ग्रुप बी सर्विस में रखते हैं? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हैं? काफी हम देखो काफी डिटेल्ड में डिस्कशन कर रहे हैं, और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई भी एक ऐसा वीडियो नहीं होगा, जिसमें एक ही वीडियो में सारी चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारी चीजों को समझाया गया हो। हर वो बिगनर जो यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहा है या फिर कर रहा है, वो इस वीडियो को देख के यूपीएससी की पूरी चीजों को समझ सकता है। यहां तक चीजें क्लियर हैं? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज ध्यान रखो, यूपीएससी की तैयारी पहले 5 से 7 लाख लोग करते थे, 5 से 7 लाख लोग करते थे लगभग कुछ समय पहले तक, कुछ सालों पहले तक। लेकिन अभी लोग जो है लगभग 10 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, 10 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं। कारण क्या है? तो अभी जब से रील्स और शॉर्ट्स का ट्रेंड आया है, तब से अब हर बच्चा आईएएस बनने के बारे में सोच रहा है। कुछ ऐसे फिल्में भी बन गई हैं जिससे बहुत सारे बच्चे जो बहुत कम मार्क्स लाते थे वो भी मोटिवेट हो गए हैं इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए, चाहे वो 12th फेल हो 10th फेल हो, लेकिन फिर भी तैयारी। पहले क्या होता था? पहले हर वो बच्चा जो पढ़ने में काफी अच्छा होता था, तो घर वाले हों, उसके टीचर्स हों, उसको मोटिवेट करते थे कि तुम आईएएस पीसीएस की तैयारी करो। लेकिन अभी ऐसा ट्रेंड नहीं है। अभी हर वो बच्चा जो कम मार्क्स भी ला रहा है, 60% भी अगर ग्रेजुएशन में नंबर है, 50% भी नंबर है, तब भी वो यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दे रहा है। हालांकि इसमें कोई वो नहीं है,
कोई मनाही नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई अगर ऐसा रहता तो यूपीएससी खुद कहता कि भाई आपके इतने मिनिमम परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए, लेकिन यूपीएससी की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं है। हर वो बच्चा जो, ये भी बता देता हूँ एलिजिबिलिटी, हर वो बच्चा जिसकी एज लगभग 21 साल हो गई है, 21 साल एज हो गई है, और कब हुई 21 साल? 1 अगस्त को। किसी भी साल के 1 अगस्त से पहले अगर आपकी एज 21 साल हो गई है तो आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। ये एज का क्राइटेरिया है। क्या है एज का क्राइटेरिया? मान लो 2025 में मेरी उम्र 21 साल हो जा रही है, तब 1 अगस्त से पहले, तब मैं इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हूँ। समझ में आ रही है? लेकिन मान लो कि 2025 में मेरा जो 21 साल हो रहा है वो 1 दिसंबर को हो रहा है, 1 दिसंबर को हो रहा है, तो मैं एलिजिबल नहीं हूं, फिर मैं अगले साल के लिए एलिजिबल रहूंगा। लेकिन अगर मान लो 2025 में मेरा जो है 21 साल 1 सितंबर को हो जा रहा है, तब भी मैं एलिजिबल नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये 1 अगस्त के बाद है। लेकिन अगर 2025 में मेरा एज 1 जुलाई को 21 साल हो जा रहा है, तो मैं एलिजिबल हूं इस एग्जाम के लिए, एज के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। यहां तक चीजें क्लियर हैं? दूसरा क्या क्वालिफिकेशन है? दूसरा क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये कहता है कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बैचलर डिग्री या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होनी चाहिए। चाहे आप कॉमर्स में ग्रेजुएट हो, चाहे आप आर्ट्स में ग्रेजुएट हो, चाहे आप बीएससी किए हुए हो, चाहे आप एमएससी किए, तो मिनिमम तो ग्रेजुएशन है, अपर कोई लिमिट नहीं है। आप मास्टर्स हो, आप पीएचडी हो, आप कुछ भी किए हो, अपर लिमिटेशन नहीं है। मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आपके पास एक ग्रेजुएट लेवल की डिग्री होनी चाहिए। चाहे आप डॉक्टर हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो, चाहे आप बीटेक होल्डर हो, आपने कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की और उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास डिग्री हो, तो आप इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये 2 बेसिक क्राइटेरिया है। ठीक है? अच्छा, मैं ये इसलिए बताने लगा क्योंकि मैंने ये बताना चाह रहा था कि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके काफी कम मार्क्स हैं, 60% मार्क्स हैं 10th में, 12th में। बहुत सारे बच्चे मुझसे मिले भी ऐसे, फिर भी वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, और ये देख के मुझे काफ़ी खुशी होती है कि बच्चा 60% मार्क्स लाया है, लेकिन काफ़ी मोटिवेटेड है कि वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। लेकिन ध्यान रखो, रियलिटी हमेशा पता होनी चाहिए। आजकल तो यूट्यूब पे और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन फिर भी आपको समझा रहा हूं, आप हमेशा रियलिटी में रहो। एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहने की जरूरत नहीं है। आप एक इल्यूजन मत बनाओ हमेशा अपने दिमाग में कि आप एक गाड़ी में बैठ के घूम रहे हो, 4 लोग आगे पीछे घूम रहे हैं आपके, 4 गाड़ी आगे पीछे घूम रही है आपके, कोई गेट खुल रहा है तो कहीं कुर्सी पे आप बैठे हुए हो। इन सब का सपना देखना अभी छोड़ दो, इन सब का सपना अभी देखना छोड़ दो, रियलिटी में रहो। रियलिटी में रहोगे तो एक चीज तो भरोसा है मुझे, सिलेक्शन जरूर पाओगे। लेकिन सपने देखते रहोगे, थैली पुलाव बनाते रहोगे। सपने देखना अच्छी बात है, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था सपने देखना अच्छी बात है, सपने देखने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन रियल सपने देखो तो उस लायक काम भी करो, है ना? अगर सपने देखे हो बहुत बड़ी बड़ी तो उस लायक काम भी करो ना। सिर्फ सपने देखने से काम नहीं होता, सिर्फ सपने देखने से काम नहीं होता, समझ रहे हैं ना? तो रील्स और शॉर्ट्स देख के भी अगर आप इंस्पायर हुए कोई इशू नहीं है, लेकिन ध्यान रखो ये आउटर मोटिवेशन है, ये इनर मोटिवेशन नहीं है। आउटर मोटिवेशन बहुत जल्दी फेड कर जाता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने मोटिवेशन को हमेशा हाई रखना है। भले ही आप रील्स और शॉर्ट्स देख के ही इंस्पायर हुए हैं, भले ही आप रील्स और शॉर्ट्स देख के ही आपको यूपीएससी के एग्जाम के बारे में पता चला, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रियल रहो, आप रियलिटी में तैयारी करो, ना कि वर्चुअल वर्ल्ड में तैयारी करो। आप सपने में तैयारी मत करो, बल्कि पेन और पेपर से लेके क्लासरूम में बैठ के तैयारी करो, आप अपने स्क्रीन पे बैठ के तैयारी करो, है ना? तो ध्यान रखो कि ये 10 लाख लोग अभी तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन एक रफ एस्टिमेट बताऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस है यूपीएससी की इंडस्ट्री में, लगभग 5 से 6 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा काम करने का, उस बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि इसमें जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, सीरियस एस्पिरेंट जो कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट वो जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट वो जो बेसिक्स जिन्होंने पढ़ रखा है, सीरियस एस्पिरेंट वो जो मॉक टेस्ट देते हैं, सीरियस एस्पिरेंट वो जो डेली प्रैक्टिस करते हैं, उनकी संख्या काफी कम है। काफी कम मतलब काफी कम। 10 लाख में अगर मैं बताऊं तो लगभग 50,000 भी सीरियस एस्पिरेंट देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो सीरियस है ये काफी ज्यादा सीरियस है, ये जो सीरियस है ये काफी ज्यादा सीरियस है, इनका बैकग्राउंड काफी तगड़ा है। बैकग्राउंड बोले तो मान लो कि इसमें से कुछ पैसे ऐसे होंगे जो आईआईटी से आए होंगे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी जैसे बड़े बड़े संस्थानों से हमें बच्चे देखने को मिलेंगे। ये वैसे बच्चे होंगे जो मेडिकल बैकग्राउंड के होंगे। मेडिकल बैकग्राउंड, मान लो एम्स दिल्ली का कोई बच्चा हो, मेडिकल बैकग्राउंड का होगा कोई बच्चा। ये वो बच्चा होगा जो कि मान लो कि हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हुआ हो, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हुआ हो। ये क्रीम बच्चे हैं,
ये वो बच्चे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं, टॉप कॉलेजेज में। मान लो टॉप कॉलेजेज में पढ़ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज के, जैसे हिंदू कॉलेज हो गया, सेंट स्टीफेंस कॉलेज हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, किरोड़ीमल कॉलेज हो गया, जैसे कि ये सब कुछ टॉप कॉलेजेस हैं एनआईआरएफ के रैंकिंग के अकॉर्डिंग और नैक की ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग। ये सब टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप कॉलेजेस हैं। इन सारे कॉलेजेस में ये बच्चे पढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड काफी तगड़ी है। ये वो बच्चे हैं जो डीपीएस डीएवी और मतलब बड़े बड़े स्कूल्स जो हैं आईसीएसई बोर्ड सीबीएसई स्कूल के बोर्ड से स्कूलिंग किए हैं। अब इन बच्चों का अगर कंपटीशन अगर हम देखें गांव के किसी सरकारी बच्चे से, सरकारी स्कूल के बच्चे से, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों का लेवल बराबर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है दोनों का लेवल। हम कंपेयर ही नहीं कर सकते एक डीपीएस का बच्चा और एक बच्चा जो कि गांव के एक सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो लोग हैं इस ग्रुप में आना है, ये 50,000 वाले ग्रुप में आना है। आपको सीरियस बनना है, आपको डबल मेहनत करनी है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो देखो भीड़ बहुत है, हजारों हजार बच्चे करोल बाग, मुखर्जी नगर, पता नहीं कहां कहां जाके तैयारी कर रहे हैं, हजारों हजार बच्चे जो है कोर्स खरीद रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप ख्याली पुलाव बना कर रहोगे, अगर आप मन में एक अलग सी धारणा बना कर रखे हो कि हमारा ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा बिना कलम चलाए, बिना प्रैक्टिस किए, बिना जो है मेहनत किए, बिना पसीना बहाए, तो नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको आंसर लिखना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको अपने नोट्स के पन्ने पलटने पड़ेंगे, तभी जाके सिलेक्शन होने वाला है। तो ये क्या बताया मैंने, ये क्रीम बच्चे हैं, इनसे कंपटीशन करना, ये सेल्फ स्टडी करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो लाइब्रेरी में बैठ के 4-4 घंटे 5-5 घंटे प्रोडक्टिव स्टडी करते हैं। इनको बीट करना है हमको। ये तो नंबर है 10 लाख का बस। आधे से ज्यादा बच्चे तो फॉर्म भर के एग्जाम देने नहीं जाते, जस्ट बिकॉज की प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है। यूपीएससी का तो सिलेबस ऐसा है कि आपको रियलाइज ही नहीं होता कभी कि भाई मेरा प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैं अब इस एग्जाम में बैठ जाऊंगा तो यूपीएससी को क्वालिफाई कर लूंगा। ऐसा फील नहीं आता कभी, और ये नॉर्मल है ये फील होना कि आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है। कोई भी बच्चा जो यूपीएससी टॉप भी करता है वो 70, 60, 80%, 90% प्रिपरेशन के साथ ही एग्जाम में बैठता है। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे तो इसके बारे में मैं और डिटेल में भी आपको समझाऊंगा। यहां तक चीजें क्लियर है तो आप बताओ, यहां तक कोई भी डाउट है अगर आपको वीडियो के किसी भी हिस्से में डाउट है तो आप वहां पे टाइमिंग लगा के वहां पे जो है क्वेश्चन पूछ लो अपना कमेंट सेक्शन में, हमारी टीम जो है या फिर मैं खुद उसको रिप्लाई करूंगा, है ना। चलो, तो ये अब हम बात कर लिए, तो एक और चीज जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि एग्जाम का स्टेज क्या है, स्टेज कितने स्टेज में ये एग्जाम हो रहा है हमारा, ये समझना जरूरी है, क्योंकि सारा खेल इसी में है, सिलेक्शन इसी में है, स्टेज को समझने में। अच्छा, एक और चीज बता दूं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, खासकर मैं अपनी बात करूंगा, और भी बहुत सारे टीचर्स आएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने के लिए आने वाले समय में। अब बहुत सारे लोगों से रूबरू होंगे, बहुत क्वालिफाइड, बहुत एक्सपर्ट से। मैं काफ़ी सीरियसली पढ़ाता हूँ। हमारे क्लास में आपको मस्ती मजाक, ठहाके, कोई जोक, कोई शेरो शायरी, ये सब देखने को नहीं मिलेगी। बाकी सारे टीचर्स आएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, हो सकता है वो करें, उनके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है। मैं काफ़ी सीरियसली पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि ये प्रिपरेशन जो 2, ढाई, 3 साल का, जिसमें हम अपनी बहुत ही लाइफ का एक क्रूशियल टाइम दे रहे हैं, उसमें मस्ती मजाक का कोई समय नहीं होना चाहिए। मस्ती मजाक का समय हो, बिल्कुल होना चाहिए लाइफ में, लेकिन क्लास में नहीं होना चाहिए मस्ती मजाक का समय। हाँ ठीक है, 2-4 मिनट अच्छा लगता है, लेकिन क्लास में पढ़ाई छोड़ के सिर्फ मस्ती मजाक हो, सिर्फ बातें ही हो, तो वो क्लास क्लास नहीं रह जाता, फिर तो ठहाको और मस्ती भरा क्लास रह जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हमारी क्लास में नहीं होंगी। अगर आप ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पे और भी टीचर्स आएंगे, आप उनकी क्लासेस में जरूर जाएं। हमारी क्लास में तो आपको जो है बहुत ही सीरियसली और जो क्वालिटी कंटेंट है जो यूपीएससी के लिए रिक्वायर्ड है, हम उसको डिलीवर में विश्वास रखते हैं, उसको डिलीवर करने में विश्वास रखते हैं। इससे रिलेटेड कोई शिकायत है तो आप जरूर कमेंट में लिखें। अदरवाइज अगर आप ठहाके के लिए आए हैं अगर आप बकैती सुनने आए हैं, तो ये हमारी वो क्लास नहीं है जहां पे हम इधर उधर की पूरी बातें कर लेंगे लेकिन काम की बातें ना करें। ऐसा हमारी क्लास में नहीं होगा, है ना। ये डिस्क्लेमर था आप सबके लिए। चलो, तो स्टेज के बारे में अब हम समझते हैं कि क्या स्टेज है हमारा इस एग्जाम में, एक एक करके समझेंगे। आप चाहो तो इसका नोट्स भी बना लो, एक शॉर्ट नोट्स, एक पेज पे अगर बना सकते हो आप बना लो, ताकि ये हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। सबसे पहला है हमारा प्रीलिम्स। प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा। उसके बाद है मेंस। मेंस यानी मुख्य परीक्षा हो गया हमारा। और तीसरा क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट यानी साक्षात्कार। अच्छा, जब मैं वो बता रहा था आपको, ये एक चीज और बता दूं, अटेम्प्ट बताना मैं भूल गया था। अटेम्प्ट भी है। अटेम्प्ट मतलब क्या हुआ,
आप कितनी बार इस एग्जाम को दे सकते हैं? ये जो यूपीएससी सीएससी का एग्जाम है, इसमें आप कितनी बार बैठ सकते हैं, इसमें भी लिमिटेशन है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी सामान्य कैटेगरी से हैं, तो आप जो है 21 से लेके 32 साल की एज के बीच में 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। 21 साल से 32 साल के बीच में कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं? आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, मतलब 6 बार आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। दूसरी बात क्या है? एग्जाम का फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। एग्जाम का फॉर्म भरने से क्या होता है? अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। एग्जाम का फॉर्म भरने के बाद अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, वहां पे अपना अटेंडेंस मार्क कराते हैं, तब आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। तो जनरल कैटेगरी का कितना अटेम्प्ट है? 6 अटेम्प्ट है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, 21 साल से 35 साल के बीच में, और आपके पास अटेम्प्ट हो जाएगा 9 अटेम्प्ट। ईडब्ल्यूएस के लिए सेम है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी हैं, तो आपको जनरल जैसा ही है, 21 से 32 साल के बीच में 6 अटेम्प्ट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी सेम है। ओबीसी के लिए क्या है? तो 21 से 35 साल के बीच में 9 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो अगर आपको बताना है, ये कमेंट सेक्शन में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या ये एज सही है? 21 साल से लेके 37 साल। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैं डाल रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है चेक करके कि क्या ये सही है, और आपको अटेम्प्ट कितने मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज लिख रहा हूँ, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट यानी कि इस एज के बीच में, 21 से 37 साल के बीच में, आप जितना अटेम्प्ट देना चाहें उतना अटेम्प्ट दे सकते हैं। क्लियर है ये चीज? ये भी एक अटेम्प्ट का जो चीज है, ये मैं बताना भूल गया था, इसको भी आप नोट डाउन कर लो, के लिए भी आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। देखो क्या होता है, जब लिख के हम पढ़ाते हैं, पीपीटी का यूज मैं नहीं करता क्लास में, रेयरली बहुत यूज करता हूँ। जब हम लिख के पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, दिमाग में तो रहती हैं, लेकिन लिखते वक्त पढ़ाते वक्त फ्लो में छूट जाती हैं चीजें। जब हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे बोलूंगा कि कोई चीजें छूट रही हैं तो आप कमेंट में बताओ, और मैं फिर उसको जो है रिप्लाई या फिर मैं समझाने का काम करूंगा। तो ये प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट है। हम इस पीपीटी में, इस पेज पे हम सिर्फ प्रीलिम्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग साइड कर देते हैं। प्रीलिम्स की बात करेंगे, है ना। ये जो प्रीलिम्स का पेपर है, प्रीलिम्स का पेपर, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? तो इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। 100 क्वेश्चन आएंगे? नहीं, 100 क्वेश्चन नहीं आएंगे। प्रीलिम्स में पहले तो 2 पेपर होगा, 2 पेपर होगा। वो कौन सा पेपर है? एक पेपर का नाम है जनरल स्टडी पेपर 1, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। एक पेपर का क्या नाम है? जीएस पेपर 1, और दूसरे पेपर का क्या नाम है? टीसेट। टीसेट का फुल फॉर्म क्या है? टीसेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है हमारा फुल फॉर्म सीसेट का। इसको पेपर 1 भी कहते हैं और इसको पेपर 2 भी कहते हैं, इन दोनों नाम से भी ये जाना जाता है। और ये है हमारा जीएस 1 और ये है हमारा सीसेट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जीएस 1 जनरल स्टडी पेपर 1 में बात करें तो इसमें आते हैं हमारे 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। अच्छा, ये 100 क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आते हैं ये मैं बताऊंगा अभी आपको। एक क्वेश्चन जो है हमारा वो 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कितने मार्क्स हो गए टोटल? टोटल हो गए 200 मार्क्स। ये टोटल मार्क्स हो गया 200। एक 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 नंबर की ये परीक्षा हो गई हमारी। अब इसमें निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग कितना है? 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो एक जो सही अंक आपने बनाया है, एक जो सही आंसर आपने बनाया है, उसके अंक को काट लिया जाएगा। तो आपको क्या करना है? निगेटिव मार्किंग बचाना है ना। उसके बारे में बात करेंगे। जब से कि हमने ये जो हमारा पीपीटी था, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें हमने 3 चीजें रखी हैं। पहले तो यूपीएससी पैटर्न को समझना है हमें, फिर सिलेबस को समझना है हमें, और फिर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी इसको समझना है हमें। ठीक है, देखते हैं कितनी लंबी वीडियो हो रही है। अगर कवर नहीं हो पाया इस वीडियो में तो सिलेबस और प्रिपरेशन के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा? 100 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 200 नंबर की परीक्षा होगी, और निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, 1/3 है निगेटिव मार्किंग। उसके बाद से क्या है? तो 3 चीजें इसमें पढ़नी है। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? तो एक है मैथ, हमारा मैथ्स। दूसरा क्या है? दूसरा है रीजनिंग।
रीजनिंग, चलो रीजनिंग, और तीसरा क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 चीजें पढ़नी है इसमें। अच्छा, ये जो पेपर है हमारा, मैं सीसेट के बारे में बता दी, यहाँ तक सही था, यहाँ तक सही है। निगेटिव मार्किंग सही है, निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। इसमें 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, 7 सब्जेक्ट्स। ये कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पे देखो आप। पहला सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री, पहला सब्जेक्ट है कौन सा, हिस्ट्री। दूसरा सब्जेक्ट है पॉलिटी, तीसरा सब्जेक्ट है जियोग्राफी, चौथा सब्जेक्ट है इकोनॉमी, पांचवा सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला सब्जेक्ट कौन सा है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अगला सब्जेक्ट कौन सा है, करंट अफेयर। एक एक दो तीन चार पाँच, ये रहा 6 और ये रहा 7वां सब्जेक्ट। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और करंट अफेयर। ये किस में पढ़ना है, जीएस पेपर 1 में पढ़ना है। सीसेट की बात अभी हम नहीं कर रहे, सीसेट की बात मैं इधर करूंगा। 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 नंबर की परीक्षा होगी। निगेटिव मार्किंग है इसमें 1/3, और इसमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ये जो परीक्षा होगी ये 2 घंटे में होगी। कितने घंटे में होगी, 2 घंटे में होगी। यानी ये जो एग्जाम है ये किस फॉर्म में है, ये एमसीक्यू फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में होगा, एमसीक्यू फॉर्म में होगा। और कब होता है, ये दोनों एग्जाम, प्रीलिम्स का, जीएस और सीसेट, ये दोनों क्या होता है, एक ही दिन में होता है, सेम डे। 1 डे लिख दो या फिर सेम डे, यानी एक दिन में ही दोनों एग्जाम हो जाएगा। ये वाला जो जीएस का एग्जाम है ये मॉर्निंग में होता है, और जो सीसेट का एग्जाम है ये कब होगा, ये आफ्टरनून में होगा। आफ्टरनून का हो या फिर इवनिंग का हो। क्लियर है यहां तक। एक चीज और बताना भूल गया, ये एमसीक्यू फॉर्म में है, यानी कि एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे। एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, और उस ऑप्शन में से जो है एक करेक्ट आंसर होगा, जिसको आपको क्या करना है, ओएमआर सीट पे एक गोला रहेगा जिसको आपको भरना है। इस गोले को आपको क्या करना है, भरना है। ये है हमारा जीएस पेपर 1। एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूं। जीएस पेपर 1 मॉर्निंग में होता है, 2 घंटे का ये एग्जाम है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 200 नंबर की ये परीक्षा हो गई। इसमें निगेटिव मार्किंग होता है 1/3। इसके सिलेबस में 7 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर। ठीक है, ऐसे देखो यूपीएससी में टोटल 18 मॉड्यूल है। एक चीज और बता देता हूं मैं यहीं पे। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि सिर्फ प्रीलिम्स में आते हैं। यूपीएससी में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि सिर्फ प्रीलिम्स में आते हैं। ये कौन कौन से सब्जेक्ट हैं बता सकते हो, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि सिर्फ मेंस में ही आते हैं, टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। देखो प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। 7 कौन कौन से, फिर से लिख देता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और करंट अफेयर। और एक सेक्शन है हमारा सी सेट का। ये हमारा पूरा प्रीलिम्स का है। अच्छा, मेंस में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि सिर्फ मेंस में ही आते हैं, प्रीलिम्स में नहीं आते। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री सॉरी, जैसे कि सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, जैसे कि सोशल जस्टिस, जैसे कि एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर सम सब्जेक्ट्स जो कि सिर्फ मेंस में ही आते हैं, ये प्रीलिम्स में नहीं आते, ये प्रीलिम्स में नहीं आते। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़ दिया जाए तो ये सारे जो हैं वो मेंस में आएंगे। पढ़ने का तरीका अलग होगा, ये सब हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जब उसकी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा पढ़ने का तरीका कैसा होगा। लेकिन अभी ध्यान रखो, प्रीलिम्स के सीसेट वाले सब्जेक्ट्स को छोड़ के सारे मेंस में आएंगे। लेकिन मेंस के कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि प्रीलिम्स में हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर आप बोलोगे सर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा है, यहाँ भी हिस्ट्री लिखा है, फिर हिस्ट्री में क्या आता है? इस हिस्ट्री में क्या क्या चीजें आती हैं? एंशिएंट हिस्ट्री आता है, मेडिएवल हिस्ट्री आता है, मॉडर्न हिस्ट्री आता है, और आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला एवं संस्कृति ये आती है। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने नहीं लिखा क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो मेंस का पार्ट है।
प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है। समझ में आ रही हैं चीजें? वैसे ही इकोनॉमी में भी, ज्योग्राफी में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सिर्फ मेंस में ही आते हैं, प्रीलिम्स में नहीं आते। ध्यान रखना आपको इस बात का, समझ रहे हो ना? तो ये हमारा हो गया प्रीलिम्स और मेंस का सब्जेक्ट का बाइफर्केशन, है ना। ऐसे मॉड्यूल्स में बात करें तो टोटल हमारे पास लगभग 18 मॉड्यूल्स होते हैं। 18 मॉड्यूल्स में हम डिवाइड कर रखे हैं पूरे सिलेबस को, तो 18 मॉड्यूल्स होते हैं। तो ये समझ में आ गया, मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड प्रीलिम्स के वो सब्जेक्ट जो कि मेंस में भी आते हैं और प्रीलिम्स में भी आते हैं। ये क्लियर है? ठीक है, अब हम आते हैं अपने पॉइंट्स पे। तो प्रीलिम्स का जो जीएस पेपर 1 था, इसको हमने अच्छे से समझ लिया है। देखो, नोट्स बनाते चलोगे तो पूरे पेपर को बहुत इजीली समझ पाओगे, क्योंकि मैंने बोल रखा है एक ही वीडियो में सब कुछ समझाऊंगा, एवरीथिंग इन वन वीडियो। प्रीलिम्स पेपर 1 क्लियर हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द सीसेट पेपर, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो पेपर है, इसमें 80 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 80 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है सीसेट में? 80 क्वेश्चन है हमारा। एक क्वेश्चन कितना है? 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन है। कितना मार्क का है? 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स कितना है? 200, 200 मार्क्स है हमारा टोटल। कितना है? 200 मार्क्स है टोटल। अच्छा, इसमें भी निगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है, निगेटिव मार्किंग उतना ही है जिसमें उतना था 1/3। 3 क्वेश्चन गलत करने पे एक जो सही आपने बनाया है उसके अंक को काट लिया जाएगा। अच्छा, ये जो एग्जाम है ये 2 घंटे में होगा। कितने देर में होगा? 2 घंटे में ये एग्जाम होगा। 2 घंटे में कितने क्वेश्चन बनाने हैं? आपको 80 क्वेश्चन बनाने हैं। अच्छा, ये जो पेपर है इसमें 200 में आपको लाने हैं सिर्फ 67 मार्क्स। कितने मार्क्स लाने हैं? 200 में सिर्फ 67। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पेपर है वो क्वालिफाइंग है। सॉरी, ये जो पेपर है वो कैसा है? क्वालिफाइंग पेपर है। यानी कि इसमें आपको सिर्फ 33%, सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं आपको, सिर्फ 33%। 66.66 कुछ हुआ, लेकिन मैंने 67 राउंड ऑफ में लिख दिया है। 67 जो है मैंने वो राउंड ऑफ में लिख दिया है। तो हमें कितना नंबर लाना है? 200 में 67 मार्क्स लाना है। यहां तक चीजें क्लियर है? अच्छा, इसमें पढ़ना क्या है सर? इसका सिलेबस क्या है? तो ध्यान रखो, इसमें 3 चीजें ही पढ़नी है, जो कि मैंने पहले भी बता रखा है। मैथ्स, क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 चीजें पढ़नी है, 3 चीजें पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, मैथ्स का जो लेवल है वो लगभग क्लास 10th लेवल का। यूपीएससी के सिलेबस अगर आप देखोगे तो क्लास 10 बेसिक मैथ्स के बारे में ये पूछता है। मैं सिलेबस के बारे में अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा, सिलेबस को हम लोग डिकोड करेंगे। अभी तो पैटर्न को समझ ले अच्छे से। अगर आप यूपीएससी के सीसेट पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हो तो मिनिमम कितने क्वेश्चन को सही बनाना पड़ेगा? अगर आप श्योर शॉर्ट देखो तो 27 क्वेश्चन को अगर आप सही से बना लेते हो बिना निगेटिव मार्किंग किए, तो आपका सीसेट का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। सीसेट का पेपर क्या हो जाएगा? क्वालिफाई हो जाएगा। ध्यान रखो, सीसेट का पेपर बहुत लोग लाइटली लेते हैं, क्योंकि इसमें 67 मार्क्स लाना है। बच्चा कहता है मैंने तो क्लास 10th में इतने नंबर लाए, 12th में इतने नंबर लाए, मैं बीटेक किया हूँ, मैं ये किया हूँ, वो किया हूँ, मैं 67 नंबर नहीं ला सकता 200 में। ध्यान रखो, 50 to 60-70% बच्चे तो सीसेट में ही फेल हो जा रहे हैं आजकल, ठीक है। जीएस पेपर तब भी इजी हो जाता है उनके लिए, लेकिन सीसेट क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है, जस्ट बिकॉज दे टेक दिस पेपर लाइटली। तो इसकी प्रिपरेशन जो है वो आपको जनवरी से तो स्टार्ट कर देनी है, जनवरी से स्टार्ट कर देनी है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो आप डेली लेवल पे तो नहीं, लेकिन वीक में एक बार तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आपने क्लास 10 के बाद मैथ्स नहीं पढ़ाई की है तो आप वीकली लेवल पे 1 या 2 घंटे आप इस पेपर को दो, काफ़ी होगा उतना। और जनवरी से तो आपको डेली देना है अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो ये पेपर है हमारा सीसेट का। हम लोग बात करेंगे कि कैसे पेपर क्वालिफाई करना है, क्या करना है, स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसके बारे में हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। प्रीलिम्स का पेपर आई थिंक आपको अब क्लियर होगा। प्रीलिम्स में 2 पेपर है और दोनों पेपर एक ही दिन होता है, एक ही सेंटर पे होता है। और सेंटर कैसे मिलता है? जैसे मैंने बताया, फॉर्म जितना जल्दी भरोगे जो चाहोगे वो सेंटर मिलेगा। और दोनों के बीच में गैप भी होता है, 2-2 घंटे का दोनों एग्जाम है। एमसीक्यू फॉर्म में दोनों होते हैं, एक क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होता है। ये हमारा हो गया प्रीलिम्स का पेपर, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस के बारे में। मेंस के बारे में, मुख्य परीक्षा। देखो, इसका नाम मेंस तो इसीलिए है क्योंकि मेन परीक्षा यही है। मुख्य परीक्षा कहते हैं क्यों? क्योंकि मुख्य परीक्षा यही है। इसका मतलब क्या हुआ सर? देखो, प्रीलिम्स में तुम कितना भी मार्क्स ला दो, प्रीलिम्स में तुमने मान लो कि प्रीलिम्स में तुमने ला दिया 200 में 190 नंबर जीएस में, और सीसेट में ला दिया 200 में 180 नंबर। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? एक चीज और बताना भूल गया हूं मैं। देखो, लिखने में यही दिक्कत होती है कि इंसान भूल जाता है। भूल क्या गया हूं? कट ऑफ बताना मैं।
देखो प्रीलिम्स का ये जो सीसेट का पेपर है इसमें कोई भी कट ऑफ नहीं आता, इसमें कोई भी कट ऑफ देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये जो जीएस वाला पेपर है इसमें कट ऑफ देखने को आपको मिलेगा, इसमें कट ऑफ आता है। और वो कट ऑफ कैसा होगा? कैटेगरी वाइज कट ऑफ होगा, यानी कि सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगा किस कैटेगरी का? जनरल का, फिर जाएगा हमारा ईडब्ल्यूएस का, फिर जाएगा हमारा ओबीसी का, फिर जाएगा हमारा एससी का, फिर जाएगा एसटी का, फिर जाएगा हमारा ईडब्ल्यूडी कैटेगरी का। ऐसे पिछले 2-3 सालों से जो ट्रेंड रहा है वो 90 प्लस का ट्रेंड जा रहा है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ का। 90 प्लस मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी के कट ऑफ का। लेकिन सीसेट में कोई भी कट ऑफ नहीं है, सिर्फ जीएस पेपर 1 में ही कट ऑफ आता है। सीसेट में तो किसी भी कैटेगरी से आप हो, आपको ये जो बेंचमार्क है 67 नंबर का, इसको आपको आगे बढ़ना है, इसमें आपको आगे बढ़ना है। तो मैं ये बता रहा था कि आप कितना भी मार्क्स ला लो, ये मार्क्स यहीं पे रह जाता है। यानी कि प्रीलिम्स के मार्क्स का मेन से कोई लेना देना नहीं है। प्रीलिम्स तो बस एक सिलेक्शन का नहीं कहूंगा, रिजेक्शन का एग्जाम है। रिजेक्शन का क्यों एग्जाम है? चुन्नू को देख के मुन्नू ने फॉर्म भर दिया, है ना, अप्पू को देख के टप्पू ने फॉर्म भर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं उनको छांट देना है पहले ही। तो नॉन सीरियस कैंडिडेट को छांटने का ये एग्जाम है प्रीलिम्स, इसीलिए इसके मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। तो मार्क्स किसका लेना देना है? तो वो है हमारा ये मेंस। मेंस के मार्क्स का इस एग्जाम से लेना देना है और प्रीलिम्स का कोई लेना देना नहीं है। मेन क्या है? मेंस। इंटरव्यू से भी ज्यादा मेंस का ही मार्क्स इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू का भी मार्क्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका मार्क्स इंपॉर्टेंट है? मेंस का। चलो मेंस को डिकोड करते हैं अभी। मेंस का जो परीक्षा है वो टोटल 9 पेपर होता है। इसमें टोटल 9 पेपर होता है। 9 पेपर इस एग्जाम में देखने को मिलते हैं हमें। और ये सारे जो पेपर हैं वो कैसे हैं? सारे पेपर हमारे सब्जेक्टिव है। सारे पेपर कैसे हैं हमारे? सारे पेपर सब्जेक्टिव है। ठीक है, सारे पेपर कैसे होंगे? सब्जेक्टिव होंगे सारे पेपर। अच्छा, दूसरी बात क्या है? एक पेपर जो है वो हमारा 3 घंटे का है। कितने घंटे का एक पेपर है? एक पेपर हमारा 3 घंटे का है। यानी कि सारे में क्या करना है? पेन एंड पेपर से लिखना है, पेन एंड पेपर पे लिखना है हमें। ठीक है, पेपर कैसा मिलता है? तो बुकलेट मिलता है। बुकलेट में पेज काउंट करके मिलता है हमें। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप अनलिमिटेड आपको पेज मिल गया है, आप लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। पेज काउंट करके मिलता है। और ये जो मेंस का 9 पेपर है वो लगभग 5 दिन में खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि भाई 9 पेपर है, जैसे कि आपका कॉलेज का या फिर स्कूल का एग्जाम होता था, 5 पेपर होते थे, दे दे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना चले जा रहा है। ऐसा नहीं होगा, 5 दिन में ये एग्जाम खत्म हो जाएगा। अगस्त में शुरू होता है, 5 दिन में खत्म हो जाता है। ये क्लियर हो गई चीजें आपको? अच्छा, ये 9 पेपर कौन कौन से हैं? तो देखो यहाँ पे जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं। जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन के कितने पेपर? 4 पेपर हो गए। दूसरा है ऑप्शनल। ऑप्शनल क्या चीज है? तो ऑप्शनल आपको चूज करना होता है। बहुत सारे ऑप्शनल हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हो, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, चाहे आप मेडिकल साइंसेस के हो, चाहे आप बीटेक बैकग्राउंड के हो, किसी भी बैकग्राउंड के आप हो, आप अपनी चॉइस के ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो कि यूपीएससी हम पे छोड़ता है, एस्पिरेंट स्टूडेंट पे छोड़ता है। वो अपनी चॉइस से कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है। ऑप्शनल के बारे में हम भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एक ऑप्शनल का हमारा पेपर है इधर, और एक एसे का पेपर है यानी निबंध का, एक सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र, वैकल्पिक विषय के 2 प्रश्न पत्र और एसे का 1 प्रश्न पत्र, और हमारा हो गया लैंग्वेज पेपर यानी भाषा का 2 पेपर, 2 प्रश्न पत्र। टोटल अगर आप जोड़ोगे तो 4, 2, 6, 1, 7 और 2, 9, ये टोटल हमारे 9 पेपर हो गए। ठीक है, और ये हर एक पेपर कितने नंबर का होता है? ये जो है एक पेपर 250 नंबर का है। कितने नंबर का है? 250 नंबर का है। ये जो पेपर है वो कितने नंबर का है? ये भी 250 नंबर का है। ये पेपर कितने नंबर का है? ये भी 250 नंबर का है। और ये पेपर कितने नंबर का है? ये 300 नंबर का है हमारा, 300 नंबर का। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये 600 नंबर हो जाएगा। इसको अगर आप देखोगे तो ये 250 नंबर हो जाएगा। इसको देखोगे तो ये 500 नंबर हो जाएगा। और ये जो है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1000 नंबर। क्लियर है यहाँ तक? 1000 नंबर हो जाएगा। इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं, इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये होता है 1750 नंबर। कितना नंबर होता है? 1750 नंबर ये होता है। ये जो है इस, आप सोचोगे कि सर इसका नंबर आपने छोड़ दिया, तो ध्यान रखो ये नंबर इसमें जुड़ेगा नहीं। ये नंबर क्या होगा? इसमें जुड़ेगा नहीं। यानी कि क्या करना है? इसमें बस आपको पास करना है। यूपीएससी देखना चाहता है भाई आपको भाषा का ज्ञान है कि नहीं। तो कौन कौन से भाषा है वो? पहला एक कंपलसरी है जिसका नाम है इंग्लिश। इंग्लिश, इंग्लिश कंपलसरी है, ये एग्जाम आपको देना है इंग्लिश वाला। और दूसरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर आप 8th शेड्यूल में जाओगे, 8th
शेड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ। 8th शेड्यूल में अगर आप जाओगे तो लगभग 22 लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा लैंग्वेज है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, ऐसे बहुत सारे भाषाएं हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 22 में से जो मैंने लैंग्वेज बताया उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो अपने चॉइस का, ठीक है। ये सब आपको बताना पड़ता है प्रीलिम्स का, जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें बताना होता है। तो मान लो मैंने हिंदी को चूज किया, हिंदी चूज किया, तमिल वाला तमिल चूज कर लेगा, उड़ीसा वाला उड़िया चूज कर लेगा। तो 300 नंबर की ये परीक्षा हो गई और 300 नंबर की हमारी ये वाली परीक्षा हो गई, 300 नंबर की। अच्छा, इसमें क्या करना है मैंने पहले ही बता दिया कि भाई इसमें तो बस पास करना है आपको। तो पास करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे? पास करने के लिए आपको मिनिमम सिर्फ 75, सिर्फ कितना मार्क्स लाना है? सिर्फ 75 मार्क्स लाना है आपको पास करने के लिए, ठीक है। तो 75 कितना हुआ 300 का? तो सिर्फ 25%। यहाँ पे आप 33% मत समझना, बहुत सारे बच्चे मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, 33% उनको लगता है। सिर्फ 25% मार्क्स लाना है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे 300 में यहाँ पे 75 नंबर लाना है, यहाँ भी ये भी सिर्फ हमारा 25%। ध्यान रखो, सबसे पहले पेपर यही चेक होता है। इसमें अगर आप फेल कर गए तो कोई भी कॉपी चेक नहीं होगा, तो ध्यान रखना है, इस पेपर को भी लाइटली नहीं लेना है। बेसिक्स अगर क्लास 10th 12th तक आपने इंग्लिश पढ़ रखा है तो आप क्वालिफाई कर पाओगे, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होगा। तो 1750 नंबर का हमारा क्या हो गया? मेंस हो गया। और इसके बाद से हमारा इंटरव्यू होगा। मेंस के पेपर में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, फिर भी मैं एक बार आपको ओवरव्यू नेक्स्ट पेज पे और भी दे देता हूँ, कैसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। मान लो कि ये आपका हमारा पेज है, ऐसा जो एग्जाम पेज मिलेगा आपको। अच्छा, यहाँ पे ऐसे बनाया रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है कैंडिडेट्स आर नॉट एडवाइज टू राइट एनीथिंग बिफोर लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, यानी कि आपको इधर और इधर कुछ भी नहीं लिखना होता, उधर भी नहीं लिखना होता है ना। क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको लिख के मिलेगा, क्वेश्चन यहाँ पे लिख के आता है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा रहता है। क्वेश्चन आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा और इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा, क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं। मान लो ये मेंस का CS पेपर 1 है। अगर आप पूछो कि सर इधर इधर कुछ लिख देंगे तो क्या होगा, तो इधर अगर आप कुछ लिख दोगे तो पेनल्टी लगती है, मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो इधर कुछ लिखना नहीं होता है, इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप वहाँ पे नहीं लिखोगे, वो जो इवेल्युएटर है उसके लिए वो दिया रहता है। मान लो GS पेपर ये 1 है तो इसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी मेंस का एक पेपर हो, GS 1 हो, GS 2 हो, GS 3 हो, ऐसे कितने क्वेश्चन आएंगे? उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अच्छा, 20 क्वेश्चन में ये जो 10 क्वेश्चन है ये 10 नंबर का होता है, और ये जो 10 क्वेश्चन है ये 15 नंबर का होता है। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, 10 क्वेश्चन 15 नंबर के, तो ये हो गया हमारा 100 नंबर और ये हो गया हमारा 150 नंबर। और 100 और 150 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 नंबर। अब अभी मैंने बताया था आपको पिछले स्लाइड में कि 250 नंबर का हमारा जो है एक GS पेपर होता है मेंस का, ठीक है। तो ये हो गया 100 नंबर, ये हो गया 150 नंबर। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, 10 क्वेश्चन 15 नंबर के। ये जो 10 क्वेश्चन जो 10 नंबर का है इसको आपको लिखना है 150 वर्ड्स में। कितने वर्ड्स में लिखना है? 150 वर्ड्स में आपको ये लिखना है। और ये जो 15 नंबर वाला है इसको लिखना है आपको 250 वर्ड्स में। कितने वर्ड्स में लिखना है? 250 वर्ड्स में आपको लिखना है 15 नंबर वाले को, ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ 3 पेज ही मिलता है, 3 के पेज मिलता है, एक्स्ट्रा पेज आपको नहीं मिलेगा, 3 पेज मिलता है। और इसके लिए आपको मिलेगा 2 पेज, 2 पेज मिलेगा आपको 150 वर्ड्स लिखने के लिए। तो काउंट करके पेज मिलते हैं, लिमिटेड पेज रहते हैं। आप ऐसा नहीं कि पेज में बहुत कटकुट कर रहे हैं और पेज बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उस पेज में आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है, आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। 2 पेज और ये 3 पेज में अपने सारे कॉन्टेंट्स को जितना भी आपका कॉन्टेंट है उसको आपको अच्छे से उसमें डिलीवर करना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब जैसे कि एक एसे का पेपर होता है, इसके बारे में भी समझा देता हूँ। जैसे कि एसे का पेपर होता है तो कितना एसे आता है? लगभग 8 एसे आता है हमारे एग्जाम में, 8। और 8 में से लिखना कितना है? 8 में से लिखना है 2, सिर्फ 2 ऐसे हमें लिखना होता है 8 में से। वो 2 ऐसे कौन कौन से होंगे? कोई भी 2 नहीं लिखना, ध्यान रखो। 8 में से कोई भी 2 ऐसे आप नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसमें 2 सेक्शन होता है, एक है हमारा सेक्शन ए और एक है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए में 4 रहता है और सेक्शन बी में 4 रहता है। 4 क्वेश्चन सेक्शन ए में, 4 क्वेश्चन सेक्शन बी में। तो फिर करना क्या है इसमें? करना क्या है इसमें? तो इधर 4 में से 1 लिखना है और इधर 4 में से 1 लिखना है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि ए से 8 आता है, 8 में से हमें 2 लिखना है
कोई भी 2 ऐसे, और सेक्शन ए में 4 ऐसे रहेगा, 4 में से 1 लिखना है, सेक्शन बी में 4 रहता है, 4 में से 1 लिखना है। और ये जो एक ऐसे होगा वो कितने नंबर का होगा? 125 नंबर का। ये वाला जो ऐसे है ये भी 125 नंबर का होगा। तो 125 नंबर का ये जो है हमारा ऐसे होगा। और इसको लगभग लिखना कितने वर्ड्स में है? एक रफ बता देता हूँ आपको, 1200 वर्ड्स में लिखना है इसको। कितने वर्ड्स में? 1200 वर्ड्स में आपको लिखना है एक ऐसे। 1200 वर्ड्स में आपको एक ऐसे को लिखना है। ध्यान रखो, सबसे बड़ा चैलेंज ऐसे लिखने में तब आता है जब हमको चूज करना होता है कि ये 4 में से किस टॉपिक पे ऐसे लिखना शुरू करें, है ना? किस टॉपिक, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग जब हम लोग सिलेबस और स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, तो बताऊंगा कि कैसे उसको करना है। लेकिन चैलेंज सबसे बड़ा कब आता है? जब हमें चूज करना होता है कि 4 में से वो लिखे कौन से टॉपिक पे, क्योंकि 1200 1000 कंटेंट लिखने हैं, 1000 शब्द लिखने हैं, तो सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम 300-400 वर्ड लिखें और फिर हमारी गाड़ी रुक गई और समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, और फिर हमें लग रहा है कि अच्छा इस पे नहीं लिखना चाह रहा था मैं इस पे लिख दूं। तो ध्यान रखो, उसको काट दोगे तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, काट दोगे तो पेज बर्बाद हो जाएगा, काट दोगे तो जो टाइम तुमने लगाया है वो बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ के शुरू में ही डिसीजन लेना होता है कि मैं किस टॉपिक पे लिखूंगा। ये ऐसा ना हो कि 5-6 पेज लिख दिए और फिर रियलाइज हो रहा है कि इस टॉपिक पे नहीं लिखना चाहिए था। तो ये सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि ये 125 नंबर का है। और ध्यान रखो, 3 पेपर ऐसे हैं जो तुम्हारा रैंक डिसाइड करते हैं। 3 पेपर ऐसे हैं जो डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 3 पेपर ऐसे हैं जो डिसाइड करेंगे कि तुम इस एग्जाम को, जो मेंस का जो पेपर है उसको पार कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और वो 3 पेपर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला पेपर है हमारा ऑप्शनल का, दूसरा पेपर है हमारा एसे का, और तीसरा पेपर है हमारा एथिक्स का। क्योंकि इन तीनों को काउंट कर दोगे तो टोटल होता है हमारा 1000 नंबर। 1000 नंबर, इन 3 पेपर को काउंट कर दोगे तो हमारा कितना नंबर है? 1000 नंबर है। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं। इसीलिए मैंने बोला ऐसे जब लिखना शुरू करो और जो टॉपिक चूज कर रहे हो तो उसको ध्यान से चूज करो। उसको कैसे चूज करना है इसके बारे में हम बताएंगे सेपरेट वीडियो में। लेकिन अभी तो बस मैं बिगनर के लिए, जो बिगनर है उसको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये एग्जाम है क्या, एक रियलिटी चेक देना चाह रहा हूँ आपको। सपने नहीं दिखाऊंगा मैं, सपने दिखाने का काम, हम सपने नहीं बेचते हैं। रियलिटी, मैंने शुरू में ही बोला कि हम इल्यूजन में मत रहो, एक अपनी दुनिया मत बनाओ, रियलिटी में रहो, ठीक है ना? तो अभी हमने देखा कि हमारा जो मेंस का जो एग्जाम है वो है 1750 नंबर का। चलो और देखते हैं इसमें। तो मेंस हो गया हमारा 1750 नंबर। एक बच गया हमारा लास्ट वाला पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट कितने नंबर का है? 275। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो ये होता है हमारा 2025, जो कि हमारा ईयर चल रहा है 2025 चल रहा है, 2025 मार्क्स ही हुआ। अब देखो 2025 मार्क्स का हमारा टोटल एग्जाम है, ये टोटल मार्क्स है हमारा इस एग्जाम का, टोटल मार्क्स। और 2025 में से अगर हमें मान लो कि लाना है ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 अगर हमें लाना है तो कितने मार्क्स लाने होंगे अराउंड? तो लास्ट ईयर टॉपर आदित्य श्रीवास्तव, उनका नंबर था 1099। दिस ईयर टॉपर शक्ति दुबे, इनका नंबर है आई थिंक 1043 आउट ऑफ 2025 है, 1099 1043। और ये मार्क्स कितना हुआ? लगभग अगर आप 52% नंबर ला रहे हो तो आप तो ऑल इंडिया टॉपर बन जा रहे हो। ऑल इंडिया टॉपर बन जा रहे हो आप। कितने मार्क्स है? 52% मार्क्स। और लगभग हर साल 800 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलती है हमें। 800 से ज्यादा वैकेंसी, पिछले साल 1015 थी, इस बार 900 कुछ है, तो ऐसे 800 से ज्यादा वैकेंसी रहती है। 52% नंबर लाने के बाद आप ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो। अगर आप बोलोगे भाई मेरे तो 10th में 95% नंबर थे, 12th में 98% नंबर थे, तो बाकी सारे एग्जाम से ये थोड़ा अलग है। ये नीट का एग्जाम नहीं है कि आप 720 में 720 ला रहे हैं। ये जेई मेंस का एग्जाम नहीं है ना, कि 100% टाइल में 100% टाइल आ रहा है। ये थोड़ा अलग एग्जाम है, इसका पैटर्न थोड़ा अलग है। इसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, है ना? तो 52% नंबर लाके जो है आप क्या कर रहे हो? ऑल इंडिया टॉपर बन जा रहे हो। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो आप बताओ। थोड़ा मैं इंटरव्यू के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, बिगनर के लिए जितना नेसेसरी है उसके बारे में। जितना नेसेसरी है उतना ही मैं बताऊंगा, नॉट मोर देन दैट। तो बेसिकली जो इंटरव्यू है, अगर आप प्रीलिम्स जब आप क्वालिफाई करते हो तो आपको एक फॉर्म भरना होता है, इसका नाम है DAF 1, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1। अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हो तो आपको एक फॉर्म भरना होता है, इसका नाम है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 2। इसमें आपकी आप सारा ब्यौरा देते हो, अपने सर्विस प्रेफरेंस, कैडर प्रेफरेंस, अपने हॉबीज, अपने जो को करिकुलर एक्टिविटीज जो आपने परफॉर्म किए हैं अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में, आपको जो अवार्ड्स मिले हैं, आपने जो पोजीशन हेल्ड किया है, ये सब आपको भरना होता है DAF में, है ना? आपको सारा डिटेल्स देना पड़ता है अपना। तो ये सब जब आप कर लोगे, इंटरव्यू जिस दिन शेड्यूल रहता है आपका, तो बेसिकली आप इंटरव्यू तो ऐसे जाओगे नहीं कोई भी कपड़े पहन के, तो आपको, ताकि ऐसा कोई ना हो कि मतलब रैंडमली कुछ भी आप नहीं पहन के जा सकते, उसका जो है एक गाइडलाइन है यूपीएससी के
तरफ से कि आप कैसे कपड़े पहन के जाओगे। मतलब ऐसा होना चाहिए जो डिसेंट कपड़ा हो, कोई भी, जैसे सूट आप पहन के जा सकते हो, आप साड़ी पहन के जा सकते हो। तो उसके लिए भी एक गाइडलाइन है, वो भी हम बात करेंगे जब हम इंटरव्यू से रिलेटेड जो हमारा प्रोग्राम होगा आने वाले टाइम में, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जो इसमें हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे, बोर्ड मेंबर्स होंगे। आने वाले टाइम में हम उसको भी शेड्यूल करेंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर 2027 बैच के लिए। तो उसमें जो हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे वो भी आपको इसके लिए गाइड करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि आपको इंटरव्यू देने के लिए न्यू दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का आप किसी भी कोने में हो, इंटरव्यू देने के लिए आपको दिल्ली ही आना है। और दिल्ली में अगर आप जाओगे तो इंडिया गेट के पास लगभग एक शाहजहाँ रोड है, शाहजहाँ रोड, और शाहजहाँ रोड के पास एक बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग का नाम है धौलपुर हाउस। बिल्डिंग का नाम है धौलपुर हाउस। इस धौलपुर हाउस में ही इंटरव्यू होता है आपका। धौलपुर हाउस को हम लोग यूपीएससी भवन के भी नाम से जानते हैं, भवन के भी नाम से जानते हैं। मैं इंटरव्यू के बारे में फिर से बताऊंगा आपको कभी। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, और जिस दिन इंटरव्यू होता है सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सबसे पहले आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे आपको लेके जाने होते हैं। और यूपीएससी में क्या होता है कि एक चेयरमैन होता है और बहुत सारे बोर्ड मेंबर होते हैं। एक चेयरमैन और बहुत सारे बोर्ड मेंबर। तो पहले चेयरमैन कौन थी? तो उनका नाम था मिस प्रीति सूडान। लगभग 1 महीने पहले ये चेंज हुई हैं, और अभी शायद मिस्टर अजय कुमार हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, काइंडली चेक। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मुझे थोड़ा कम याद होता है, तो मिस्टर अजय कुमार हैं शायद। ही इज़ द चेयरमैन, करंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो एक यूपीएससी का चेयरमैन और बाकी सारे बोर्ड मेंबर होते हैं। दे आर द रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, वाइस चांसलर भी, वो सीनियर प्रोफेसर्स वगैरह भी होते हैं। आपने प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल का नाम सुना होगा, ही इज़ द एक्स बोर्ड मेंबर ऑफ यूपीएससी। वैसे बहुत सारे सीनियर प्रोफेसर्स भी होते हैं जो कि बोर्ड मेंबर बनते हैं यूपीएससी में। तो हर एक बोर्ड मेंबर जो है वो क्या करता है, एक पैनल बना लेता है, और हर एक के पैनल में लगभग 5 लोग होते हैं, और इसमें जनरली 4 मेल होते हैं, एक फीमेल भी जरूर होती है। तो ऐसे इंटरव्यू होता है, 20-25 मिनट आपका इंटरव्यू चलता है, और उसके बाद से जो है आपका इंटरव्यू हो जाता है। फिर आप रिजल्ट का वेट करते हैं, और फिर कुछ समय में ही आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट भी जब आता है तो आपके मार्क्स उसमें नहीं बताए जाते हैं, ध्यान रखना। रिजल्ट में आपको मार्क्स नहीं बताया जाता, इसमें सिर्फ सिंपली आपका नाम, रोल नंबर और रैंक लिखा रहता है। रिजल्ट के कुछ दिन बाद आपको मार्क्स बताए जाएंगे। वैसे ही जैसे कि प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसके रिजल्ट तो काफ़ी कम समय में आ जाते हैं, 15 दिन में आ जाता है लगभग, और उसकी आंसर की जो है वो 1 साल बाद आती है। 1 साल बाद, यानी कि रिजल्ट आने के बाद उसकी आंसर की, जो ऑफिशियल आंसर की है, वो लगभग 1 साल बाद आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो लगभग हमने इंटरव्यू के बारे में भी बात कर लिया कि इंटरव्यू कैसे होगा। आपको 20 से 25 मिनट इंटरव्यू, देखो इंटरव्यू में बेसिकली चेक, ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। इंटरव्यू तो मैं बोल नहीं रहा था, तो हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं, ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है ना। तो पर्सनैलिटी के टेस्ट में अभी आजकल आप मॉक इंटरव्यू देखते होंगे, मॉक इंटरव्यू के साथ भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि हम अपने यहाँ भी मॉक इंटरव्यू कराएंगे आने वाले 2027 बैच के लिए। तो बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इंटरव्यू है हमारा यूपीएससी का, उसमें पर्सनालिटी का टेस्ट है, आपके कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट है, आपके ओरेटरी स्किल का टेस्ट है। वो ये टेस्ट है कि मान लो कि आप कलेक्टर बन गए और आपके मन में कोई ऐसी धारणा तो नहीं है, कोई ऐसी किसी क्षेत्र के प्रति, किसी जाति के प्रति आपके मन में कोई धारणा तो नहीं है। मान लो आप कलेक्टर जब बनोगे तो आप किसी विशेष जाति के प्रति आप भेदभाव तो नहीं करोगे। तो ये सब चीज़ें जो है टेस्टिंग होती है वहाँ पे, कुछ प्रश्न के माध्यम से, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट के माध्यम से, आपने डैफ में जो डिटेल्स फिल की हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने जो जॉब किया है, आपने जो स्टडी की है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब आपके इर्द गिर्द ही पूरा इंटरव्यू घूमता है ना। इसके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको यूपीएससी के पैटर्न से पूरा रूबरू करा दूं, मैं ये समझा दूं कि यूपीएससी का एग्जाम का पैटर्न क्या है। आई थिंक इस वीडियो में आपको पैटर्न तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन 2 चीजें हमारी बच गई हैं, और वो 2 चीजें हैं हमारा कौन कौन सा, तो एक है हमारा सिलेबस और दूसरा है हमारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्लास 12 के बाद क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कॉलेज के लास्ट ईयर में क्या होनी चाहिए, इसके लिए हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, है ना। साथ ही साथ एनसीईआरटी कैसे पढ़े इनिशियल टाइम में, इसके लिए भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, और सिलेबस को हम लोग बहुत डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के सिलेबस को अलग से, मेंस के सिलेबस को अलग से। ध्यान रखो, मैं 2 सब्जेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। ऑल्दो आई हैव डन माई मास्टर्स इन सोशोलॉजी, तो मैं सोसाइटी और सोशल जस्टिस भी आपको क्लास में लेता हुआ मिलूंगा। लेकिन जो मेरा कोर सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को मैंने लगभग 5 से 7 साल दिया है पढ़ने में, और फिर उसके बाद से पढ़ाने का तो समय अलग है, लेकिन पढ़ने में मैंने 5-7 साल का जो समय दिया है हिस्ट्री एंड पॉलिटी का,
तो उस सब्जेक्ट के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये इन दोनों सब्जेक्ट के सिलेबस को जो है बहुत डिटेल्ड वे में मैं डिस्कस करूंगा क्लास में आपके साथ ही साथ उसके पीवाईक्यूज और पीवाईक्यूज का डिटेल्ड एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस भी हम लोग क्लास में करते हुए देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लगा हुआ हो और आपको अगर ऐसा लगा कि वीडियो में आपकी काम की चीज़ें बताई गई हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक और सजेशन जरूर बताना, ताकि आने वाले वीडियोस में हम आपके सजेशंस पे काम कर सकें। ध्यान रखो, ये हमारा जो है एक तरीके से मैं देखो तो ऑनलाइन में आज तक तो मैंने कभी पढ़ाया नहीं। ऑनलाइन में जो मैंने पढ़ाया था वो एक अलग सिस्टम चला रहा था मैं, लेकिन ऑफलाइन का टीचर था मैं पहले। अभी हम लोग जब ऑनलाइन में आए हैं, हो सकता है इनिशियल डेज में कुछ हमसे मिस्टेक्स हो सकता है इनिशियल डेज में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल एरर्स आए, उन सबको हम लोग बहुत जल्दी जो है सॉर्ट आउट कर लेंगे। वी आर नॉट अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म करेंटली, बट इन कमिंग टाइम वी विल बी अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म विद आवर रिजल्ट्स, विद आवर हार्ड वर्क, विद आवर डेडिकेशन, विद आवर कंसिस्टेंसी। तो आने वाले समय में आप जरूर देखोगे, बट इन इनिशियल डेज अभी हमारा शुरुआती समय है। हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो, हमारे वेबसाइट पे भी अभी काम चल रहा है। आप वेबसाइट को भी हम हमारे एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, जस्ट वेट। सिंपली आपको क्रोम खोलना है और क्रोम में जाने के बाद आपको गूगल पे आप सिर्फ महेशन आपको सर्च करना है। सिर्फ महेशन सर्च करोगे आप तो टॉप में हमारी वेबसाइट आ जाएगी, महेशन IAS का। इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करके जो है आप यहाँ पे सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं। कोर्सेज को अगर आप जाना चाहो देखते, तो यहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक करके आप देख सकते हो। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर डालना है और OTP आ जाएगा आपके पास। उसके बाद से आपको सारे कोर्सेज के सेक्शन जो है आपको विजिबल हो जाएंगे, आप उसको इजीली देख सकते हो। यहाँ पे होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट के ऑप्शन में जाके आप जो भी फीडबैक और सजेशन हमें देना चाहते हो, बिकॉज हमने अभी स्टार्ट किया है, जस्ट फ्यू डेज बैक वी हैव स्टार्टेड दिस प्लेटफॉर्म। इफ यू हैव एनी सजेशन, एनी क्वेरी, योर ऑल सजेशंस एंड क्वेरीज आर वेलकम। आप हमें इस फीडबैक फॉर्म में आप जो है अपने फीडबैक पे दे सकते हो। आप हमारे ईमेल आईडी पे भी दे सकते हो, आप कॉन्टैक्ट नंबर पे भी दे सकते हो। ये सारे जो है ओपन है आपके लिए। ये सिर्फ आपके लिए ही ओपन है, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म आपका है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बना है। बहुत जल्द जो है हम और भी नई चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। हम बहुत सारे फैकल्टीज को इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे ताकि और बेहतर तरीके से हम पढ़ाई कर सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। विल मीट फॉर द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, and thank you so much.